साथियों, आप सभी का प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। केंद्र सरकार सिंथेटिक बायोलॉजी पर नीति निर्माण पर विचार कर रही है। तो देखिए, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने सिंथेटिक बायोलॉजी पर दूरदर्शिता पत्र के रूप में एक प्रारूप तैयार किया है। इस पत्र में एक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जो इस मुद्दे पर भारत के पक्ष को मजबूत करेगी। अब बात करते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी के। तो सिंथेटिक बायोलॉजी से आज उन जैविक घटकों और प्रणालियों के डिजाइन, रीडिजाइन एवं निर्माण से है जो प्रकृति में पहले से अस्तित्व में नहीं है। अब बात करते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी के संभावित अनुप्रयोगों या एप्लीकेशंस के बारे में। तो देखिए, जैव उपचार के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल हो सकता है, अर्थात बायो रेमेडिएशन के क्षेत्र में। दूसरा, बायो सेंसर्स एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस्तेमाल हो सकता है। बायो सेंसर आधारित उपचार, विशेष रोग जनकों को लक्षित करने के लिए संशोधित बैक्टीरिया इत्यादि के संदर्भ में। वहीं फूड फोर्टिफिकेशन जैसे क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी के उपयोग से जो जुड़ी हुई चिंताएं हैं। तो सबसे पहला चिंता है बायोसेफ्टी को लेकर के। इसमें मनुष्यों में एलर्जी, एंटीबायोटिक प्रतिरोध, कैंसर कारक और विषाक्तता जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। वहीं दूसरा है बायोसिक्योरिटी। इसका संबंध जैविक हथियार विकसित करने के लिए संभावित रूप से खतरनाक जैविक अभिकारकों या जैव प्रौद्योगिकी के अनुचित एवं दुर्भावनापूर्ण उपयोग से है। तीसरा है मानव यूजेनिक्स से संबंधित नैतिक चिंताएं। यूजेनिक्स क्या होता है? तो यूजेनिक्स का अर्थ होता है भविष्य की पीढ़ियों को बेहतर बनाने के लिए वांछित आनुवंशिक विशेषताओं का चयन करना। अब बात करते हैं भारत में विनियमन की स्थिति क्या है इसके संदर्भ में। तो संसद ने अभी तक भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण विधेयक 2013 को मंजूरी नहीं दी है। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अनुसंधान को विनियमित करने के प्रावधान शामिल हैं। इसमें सिंथेटिक बायोलॉजी भी शामिल हो सकती है। दूसरा, आनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड खाद्य फसलों पर विनियमन बनाए गए हैं। तीसरा, इससे पहले 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत वर्ष 2011 में सिस्टम्स बायोलॉजी और सिंथेटिक बायोलॉजी से जुड़े शोध पर एक कार्यबल का गठन किया गया था। आगे चलते हैं, बात करते हैं उच्चतम न्यायालय ने संबंधित राज्यों से कृष्णा नदी के जल बंटवारे के विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने के लिए कहा है। तो देखिए, कृष्णा नदी के जल आवंटन से जुड़े विवाद में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों से विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान की संभावनाओं पर विचार करने के लिए कहा है। कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी जो है ये पूर्व की ओर बहने वाली एक नदी है और यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। और यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है। यह अपनी सहायक नदियों के साथ एक विशाल बेसिन निर्मित करती है। इसके बेसिन में इन चारों राज्यों के कुल क्षेत्रफल का 33% भाग शामिल है। कृष्णा जल बंटवारे को लेकर कई दशकों से विवाद चल रहा है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो वर्ष 1969 में 1969 में कृष्णा जल विवाद अधिकरण की स्थापना की गई थी। इसे अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम IRWD एक्ट 1956 के तहत स्थापित किया गया था। बाद में राज्यों के बीच नई शिकायतें सामने आने लगी थी, इसलिए वर्ष 2004 में दूसरे कृष्णा जल विवाद अधिकरण की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, 2004 तक भी जो है आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में शामिल था। 2014 में ये दोनों अलग हुए हैं। अधिकरण का कार्यकाल जो है वार्षिक आधार पर बढ़ाया जाता रहा है। वर्तमान में अधिकरण नवनिर्मित तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों से संबंधित मामलों पर विवादों की सुनवाई कर रहा है। इससे पहले लोकसभा ने अंतरराज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें कई सारे प्रावधान हैं, जैसे विवाद को अधिकरण में भेजने से पहले विवाद समाधान समिति को भेजा जाए। दूसरा, कई पीठों के एक साथ एक एकल अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना की जाए। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं भारत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के वर्ष 2023 सत्र का आयोजन करेगा। तो ध्यान रखिए, कब का? 2023 सत्र का आयोजन। और यह कहां पर आयोजित होगा? मुंबई में आयोजित होगा। और भारत दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा भारत में। इससे पहले IOC का जो प्रथम सत्र था वो वर्ष 1983 में नई दिल्ली में 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा, भारत में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ये दूसरी बार बैठक होगी या दूसरी बार भारत इसका आयोजन करेगा, ठीक है, या मेजबानी करेगा। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार 1983 में नई दिल्ली में, इस बार जो 2023 में होना है वो मुंबई में होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1894 में की गई थी और यह एक गैर लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजन में स्थित है। यह पूर्णतः निजी वित्त पोषण पर निर्भर है। यह सभी स्तरों पर खेल और एथलीटों के विकास के लिए अपने राजस्व का 90% व्यापक खेल गतिविधियों को वितरित करता है। आईओसी का अध्यक्ष इसका प्रतिनिधित्व करता है, वह इसकी सभी गतिविधियों की अध्यक्षता करता है। आईओसी अध्यक्ष का चयन जो है सत्र द्वारा किया जाता है। अब सत्र कैसे होता है तो देखिए, सामान्यतः आईओसी के सत्र का आयोजन वर्ष में एक बार किया जाता है, लेकिन अध्यक्ष द्वारा या कम से कम 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर कभी भी सत्र आयोजित किया जा सकता है। भारत में आईओसी सत्र की मेजबानी को भारत में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के दीर्घकालिक लक्ष्य की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। अब यहां पे दो प्रश्न उठते हैं। ओलंपिक खेलों की मेजबानी के पक्ष में कुछ तर्क हैं और ओलंपिक खेलों की मेजबानी के विपक्ष में भी तर्क हैं। पक्ष में क्या तर्क है? ऐसे व्यापक खेल आयोजन से या आयोजन के मेजबान शहर नागरिक सुविधाओं के बुनियादी ढांचे एवं अत्याधुनिक खेल सुविधाओं से समृद्ध हो जाता जो आपका मेजबान शहर है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और इन खेलों के मेजबान राष्ट्र एक बड़ी वैश्विक शक्ति के रूप में उभरते हैं। इसके विपक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं, जिससे इन खेलों के आयोजन की लागत बहुत उच्च होती है, तो जो विकासशील देश हैं उनके लिए काफी व्यय का मतलब एक तरीके से उन पर दबाव होता है। इसके अलावा ओलंपिक के दौरान निर्मित उच्च लागत वाली सुविधाएं बाद में सीमित उपयोग की ही रह जाती हैं। आगे चलते हैं। बैगनी क्रांति के हिस्से के रूप में रामबन में CSIR IIM के अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, बैगनी क्रांति किससे संबंधित है? लेवेंडर की खेती से। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बैगनी क्रांति या पर्पल रेवोल्यूशन या लेवेंडर क्रांति की शुरुआत की है। यह क्रांति वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अरोमा मिशन के तहत शुरू की गई है। इस क्रांति का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देना है। जम्मू कश्मीर के लगभग सभी 20 जिलों में लेवेंडर की खेती की जाती है और लेवेंडर जो है मूल रूप से यूरोप की एक प्रजाति है। लेवेंडर वाटर को लेवेंडर के तेल से अलग किया जाता है और इस जल का अगरबत्ती बनाने में उपयोग किया जाता है। इसके फूलों के आश्वन के बाद हाइड्रोसॉल बनता है, जिसका साबुन और रूम फ्रेशनर बनाने में प्रयोग होता है। सुगंधित उत्पाद क्षेत्रक में रूपांतरकारी बदलाव लाने के लिए अरोमा मिशन की परिकल्पना की गई थी, जिसके हिस्से के रूप में यह मिशन बैगनी क्रांति लाई गई है। इस परिवर्तन के लिए कृषि प्रसंस्करण और उत्पाद विकास के क्षेत्रों में वांछित हस्तक्षेप किए जा रहे हैं। इससे सुगंधित उत्पाद से जुड़े उद्योग के विकास और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। अरोरा मिशन के पहले चरण के दौरान CSIR ने 6000 हेक्टेयर भूमि पर उत्पादन मदद की है। इसमें CSIR ने 46 आकांक्षी जिलों स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स को भी शामिल किया है। वहीं दूसरा मिशन के दूसरे चरण में 45,000 से अधिक कुशल मानव संसाधनों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। साथ ही 75,000 से अधिक कृषक परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। अब अरोमा मिशन का महत्व देख लें तो किसानों की आजीविका और व्यय में सुधार होगा। दूसरा, इससे किसानों के लिए ग्रामीण रोजगार सृजित होंगे। तीसरा, सुगंधित तेलों और सुगंधित उत्पादों के निर्माण में उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा तथा आवश्यक और सुगंधित तेलों के आयात को कम करने में मदद मिलेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण क्रांतियों और संबंधित क्षेत्र की। तो जैसे काली क्रांति, ये आपका पेट्रोलियम उत्पाद संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से, हरित क्रांति खाद्यान्न से, सुनहरी क्रांति बागवानी और फल से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन जिससे तेल बनता है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर और मांस से, गोल क्रांति आलू से, वहीं भूरी क्रांति चमड़ा और कोको उत्पादन से, सुनहरी रेशा या सुनहरी क्रांति या गोल्ड या कह सकते हैं गोल्डन फाइबर, ये जूट उत्पादन से संबंधित है। वहीं धूसर क्रांति उर्वरक से, गुलाबी क्रांति 3 चीजों से संबंधित है, प्याज, औषधि और झींगा उत्पादन से। वहीं रजत रेशा या सिल्वर फाइबर क्रांति ये कपास उत्पादन से संबंधित। ध्यान रखिएगा, आपका सुनहरी रेशा क्रांति जूट उत्पादन से है और रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार महामारी के दौरान कुष्ठ रोग से जुड़े मामलों का पता लगाने के प्रयासों में कमी आई है। तो देखिए, लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया भारत में कुष्ठ रोग पर केंद्रित सबसे बड़ा NGO है। इसकी एक रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं। कोविड-19 महामारी की वजह से 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार और मध्य प्रदेश में सक्रिय कुष्ठ मामलों का पता लगाने में 62.5% की गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट अप्रैल और सितंबर 2020 के बीच देखी गई है। नए मामलों में महिलाओं और बच्चों के अनुपात में 70% की कमी आई है। हम बात कर लेते हैं कुष्ठ रोग, जिसे हैंसेन रोग भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कुष्ठ रोग या हैंसेन रोग भी कहते हैं। यह एक दीर्घकालिक क्रोनिक संक्रामक रोग है। यह रोग धीमी गति से वृद्धि करने वाले माइकोबैक्टीरियम लेप्री
नामक बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। यह मुख्य रूप से त्वचा, परिधीय तंत्रिकाओं, ऊपरी श्वसन पथ और आंखों के म्यूकोसा को प्रभावित करता है। बहुऔषधीय अर्थात मल्टी ड्रग उपचार से इसका इलाज किया जा सकता है। यदि इस रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही उपचार शुरू हो जाए तो इस रोग से होने वाली अक्षमता को रोका जा सकता है। संक्रमण कैसे होता है इसका? तो अनुपचारित रोगियों के निकट और लगातार संपर्क में रहने पर रोगी के नाक और मुंह से निकली बूंदों के माध्यम से इस रोग का संक्रमण होता है। वैश्विक स्तर पर इस रोग के सर्वाधिक मामले भारत में ही पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए किए गए जो अभी तक उपाय हैं। पहला, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। दूसरा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कुष्ठ रोग की जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। यहां ध्यान रखिएगा, स्पर्श नामक कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, स्पर्श नामक जो अभियान किससे संबंधित है? तो कुष्ठ रोग जागरूकता से संबंधित है या कुष्ठ जागरूकता से संबंधित है। शून्य कुष्ठ रोग का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वैश्विक कुष्ठ रणनीति 2021 से 2030 घोषित की गई है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग ने स्टार प्रचारकों की अधिकतम सीमा को फिर से लागू किया है। देखिए, निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में जारी चुनाव में प्रचार के लिए किसी दल द्वारा नामित किए जा सकने वाले स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या के लिए अनुमति दे दी है। कोविड-19 के मामलों में गिरावट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। स्टार प्रचारकों को राजनीतिक दलों द्वारा नामित किया जाता है। ये एक निर्धारित अवधि के लिए कुछ विशेष निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रचार करते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) के तहत स्टार प्रचारकों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत के निर्वाचन आयोग को अनिवार्य रूप से भेजी जानी चाहिए। ऐसा जो है चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में 40 स्टार प्रचारक हो सकते हैं और एक गैर मान्यता प्राप्त लेकिन पंजीकृत राजनीतिक दल में 20 स्टार प्रचारकों की अनुमति है। स्टार प्रचारकों को परिभाषित करने का कोई भी कानूनी जो है या कोई भी कानून मौजूद नहीं है कि कैसे इनको परिभाषित किया जाए। ऐसे अधिसूचित स्टार प्रचारकों द्वारा किए जाने वाले प्रचार पर होने वाले खर्च को उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जोड़े जाने से छूट दी गई है, मतलब उसको जोड़ा नहीं जाता उसमें। हालांकि यह छूट केवल तभी तक मिलती है जब एक स्टार प्रचारक स्वयं को उस राजनीतिक दल के लिए एक सामान्य प्रचारक तक ही सीमित रखता है जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है। यदि कोई उम्मीदवार या उसका चुनावी एजेंट किसी रैली में स्टार प्रचारक के साथ मंच साझा करता है तो उस रैली का पूरा खर्च उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जोड़ा जाता है। इसमें स्टार प्रचारक का यात्रा खर्च शामिल नहीं किया जाता है, यह किया जाएगा। आगे चलते हैं, जो सुर्खियों में रही चीजें हैं, जैसे म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के बारे में। तो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2022 के दौरान भारत के विदेश मंत्री ने भारत की सामरिक नीतियों और राजनीतिक रुख से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन विश्व का एक अग्रणी मंच है। यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर एक वार्षिक सम्मेलन है और वर्ष 1963 से इसका आयोजन जर्मनी के म्यूनिख में हो रहा है। टर्निंग द टाइड, अनलर्निंग हेल्पलेसनेस सम्मेलन का आदर्श वाक्य और म्यूनिख सुरक्षा रिपोर्ट का शीर्षक रहा है और यह सम्मेलन प्रत्येक वर्ष फरवरी में जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित होता है। आगे चलते हैं, उड़े देश का आम नागरिक अर्थात उड़ान योजना के संबंध में। तो उड़ान योजना के तहत अगरतला को वायु मार्ग के जरिए बांग्लादेश के ढाका और चटगांव शहर से जोड़ा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के तहत भारत के छोटे शहरों को सीधे पड़ोसी कुछ प्रमुख विदेशी गंतव्यों से जोड़ने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा वर्ष 2020 में कृषि उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता पर केंद्रित है। उड़ान योजना को वर्ष 2016 में नागर विमानन मंत्रालय ने शुरू किया था। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2016 के तहत की गई है। तो ध्यान रखिएगा, उड़ान योजना 2016 में प्रारंभ की गई थी और कृषि उड़ान योजना 2020 में प्रारंभ की गई थी। और जो उड़ान योजना, इस नीति का उद्देश्य क्या है? इस नीति का उद्देश्य अर्थात जो राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2016 है, इस नीति का उद्देश्य हवाई सेवा के माध्यम से छोटे और मध्यम शहरों को बड़े शहरों से जोड़ना है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं गोवर्धन या बायो सीएनजी प्लांट के बारे में। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया है। सरकार अगले 2 वर्षों में 75 प्रमुख नगर निकायों में ऐसे संयंत्रों का निर्माण करने के लिए कार्य कर रही है। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट आधारित गोवर्धन संयंत्र स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत अपशिष्ट मुक्त शहरों के अनुरूप है। जो गोवर्धन है, इसका पूरा नाम क्या है? गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना मवेशियों के गोबर और खेतों में ठोस अपशिष्ट को कंपोस्ट, बायोगैस एवं बायो सीएनजी में परिवर्तित करने पर केंद्रित है। इसे पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, जो कि अब जल शक्ति मंत्रालय कहलाता है, ने वर्ष 2018 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के हिस्से के रूप में शुरू किया था।
आगे बात करते हैं जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT के बारे में। तो देखिए, पुणे स्थित नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के खगोलविदों ने पहली बार किसी आकाशगंगा से निकलने वाली परमाणु हाइड्रोजन गैस के वितरण के मानचित्रण के लिए GMRT का प्रयोग किया है। ऐसी आकाशगंगाओं में फास्ट रेडियो ब्रस्ट की घटना घटित होती है। अब ये फास्ट रेडियो ब्रस्ट क्या होता है? तो फास्ट रेडियो ब्रस्ट दूरस्थ आकाशगंगाओं से निकलने वाली अत्यंत उज्ज्वल रेडियो तरंगे हैं। ये केवल कुछ मिलीसेकंड तक ही अस्तित्व में रहती हैं। तो GMRT है अर्थात जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, ये खगोल भौतिकी घटनाओं का अध्ययन करने के लिए एक उपकरण है। यह पास के सौर मंडल से लेकर अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के छोर तक निम्न रेडियो आवृत्ति, ये इसकी रेंज क्या होती है? 40 से लेकर 1450 मेगाहर्ट्ज तक की रेडियो आवृत्ति पर कार्य कर सकता है। यह NCRA अर्थात नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा संचालित होता है। यह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हिस्सा है तथा यह कहां स्थित है? महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। आगे चलते हैं एक्टिव गैलेक्टिक नाभिक के बारे में। एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस AGN। देखिए, खगोल शास्त्रियों के नए अवलोकन में आकाशगंगा मेशियर 77 के केंद्र में सुपर मैसिव ब्लैक होल देखा गया है। इसके आसपास के बादल 3 दशक पहले की गई भविष्यवाणी को समर्थन करते हैं। ऐसे ब्लैक होल को एक्टिव गैलेक्टिक नाभिक कहा जाता है। एक्टिव गैलेक्टिक नाभिक जो है, यह सक्रिय सुपर मैसिव ब्लैक होल है। ये उज्ज्वल धाराओं और पवनों का उत्सर्जन करते हैं और ये अपनी आकाशगंगाओं को आकार प्रदान करते हैं। यह जो एक्टिव गैलेक्टिक नाभिक है, ये रेडियो ऑप्टिकल, एक्सरे या गामा विकिरण या उच्च गति कण धाराओं के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। एक्टिव गैलेक्टिक नाभिक छोटे अर्थात घंटे या दिन टाइम स्केल पर चमक में भिन्न हो सकते हैं। क्वासर जो है सबसे चमकदार एक्टिव गैलेक्टिक नाभिक है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं पतंगे या मोथ्स के बारे में। तो हाल ही में एक अध्ययन पाया गया कि पूर्वोत्तर भारत के हिमालयी परिस्थिति तंत्र में परागण के लिए पतंगे बहुत महत्वपूर्ण है, मोथ बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक प्रकार का कीट है, ध्यान रखिएगा, यह एक प्रकार का कीट है जो तितली के समान होता है, परंतु तितली नहीं है। यह ज्यादातर रात में उड़ती हैं अर्थात निशाचर है ये, और आमतौर पर कम रंग वाला होता है ये। परागण क्या होता है पहले समझ। परागण एक फूल के नर पराग पुंकेसर अर्थात एंथर से परागकणों को मादा वर्तिकाग्र स्टिग्मा में स्थानांतरित करने की क्रिया है। यह अध्ययन जो अभी किया गया है, यह इन निशाचर अर्थात जो पतंगे या मोथ हैं, निशाचर कीट परागणकर्ताओं की भूमिका को समझने में मदद करता है। निशाचर मतलब रात में जो सक्रिय होते हैं। परागण से संबंधित अधिकांश अध्ययन जो हैं वो दैनिक परागणकर्ताओं मधुमक्खी और तितलियों पर ही आधारित होते हैं। भारत में लगभग 12,000 मौथ अर्थात पतंगों की प्रजातियां शामिल हैं। आगे बात कर लेते हैं बेनिन कांच के बारे में। तो देखिए, नाइजीरिया से लूटी गई बेनिन कांच की 2 मूर्तियों को नाइजीरिया को वापस लौटा दिया गया है। इन्हें 1 सदी से भी अधिक समय पहले ब्रिटिश सैनिकों द्वारा लूटा गया था। बेनिन कांच जो कि जिसमें पीतल और कांच होता है, मतलब पीतल और कांच से निर्मित होते हैं। तो बेनिन कांच मूर्तियों का एक समूह है। इसमें विस्तृत रूप से सजाए गए कास्ट प्लेट, स्मारक शीश, पशु और मानव आकृतियां, शाही राजचिन्ह की वस्तुएं एवं व्यक्तिगत आभूषण शामिल हैं। इनका निर्माण कम से कम 16वीं शताब्दी से पश्चिमी अफ्रीकी साम्राज्य बेनिन में किया जा रहा था। ये जो पश्चिमी अफ्रीकी साम्राज्य बेनिन है, इसे अब क्या कहते हैं? यह जो है दक्षिण पश्चिमी नाइजीरिया कहलाता है। ये कलाकृतियां ज्यादातर यूरोप में, ये कलाकृतियां खोजकर्ताओं और निवेशवादियों ने चुराई थी और ये अफ्रीका की सबसे महत्वपूर्ण विरासत वस्तुओं में से एक है। तो ध्यान रखिएगा, किस देश से संबंधित है ये? नाइजीरिया से, बेनिन कांच। आगे चलते हैं राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बारे में बात करते हैं। 2022 के संस्कृत मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। यह आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को ने वर्ष 2000 से 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता को और बहुभाषावाद को बढ़ावा देता है। यह जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, इसके लिए प्रतिवर्ष यूनेस्को एक विशिष्ट थीम चुनता है। तो 2022 का जो थीम है वो क्या है? ध्यान रखिएगा, बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। यह बहुभाषी शिक्षा के प्रोत्साहन तथा सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और अधिगम विकास का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी की संभावित भूमिका पर केंद्रित है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का विचार सबसे पहले किसने दिया था? बांग्लादेश ने दिया। तो बांग्लादेश से यह विचार आता है। आगे चलते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। तो देखिए,
सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के बारे में, जिनका जन्म 6 फरवरी 1874 को हुआ था। इनकी मृत्यु 1 जनवरी 1937 को हुई थी। हाल ही में राष्ट्रपति ने सिद्धांत प्रभुपाद की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले 3 वर्षों तक चलने वाले, 3 वर्षों नहीं, यहाँ 3 दिन होना चाहिए, चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया है। यह पुरी, उड़ीसा के पुरी में गौड़ीय मठ और मिशन के संस्थापक थे। गौड़ीय मठ गौड़ीय वैष्णववाद का प्रसार करने वाला एक मठ संबंधी संगठन है। गौड़ीय वैष्णववाद मध्यकालीन वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का दर्शन है। ये चैतन्य 15वीं शताब्दी के भक्तिकालीन संत थे। उन्होंने सर्वोच्च आत्मा के रूप में भगवान कृष्ण की पूजा को बढ़ावा दिया था और उनके आदर्शों में, यदि इनके आदर्श मतलब सिद्धांत सरस्वती के आदर्शों की बात करें तो उनके आदर्शों में दृढ़ संकल्प, भौतिक इच्छाओं से मुक्त जीवन के प्रति समर्पण और मानवता की सेवा शामिल थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।